हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन का, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन को भी थियोरेटिकली या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। आज हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि बुक देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ना। तो चलिए, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। आइए देखिए, सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कहता है? कहता है कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस है। क्या कहता है? बोल रहा भाई साहब कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्टैटिक एक्ट। स्टैट नहीं होता, मतलब एकदम कोई डाटा नहीं है, बट इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। चेंज होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी आप लाउडली बोलते हैं कभी धीरे बोलते हैं। नहीं, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड इंटरैक्शन टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। कोई भी एक गोल होती है, उसके खिलाफ, इसके बिहाफ में क्या है आपका एक्शन और इंटरैक्शन है। शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या कह रहा है? बोल रहा है शेयर, या तो शेयर करो, एक्सचेंज करो इंफॉर्मेशन को, वो क्या है? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। फिर दूसरा क्या है? कहता है कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। भाई साहब हर लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। देखो, कहता है लोअर लेवल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मिडिल लेवल एंड इट इज फर्दर प्रोसेस्ड टू द टॉप लेवल इन द डिजायर फॉर्मेट दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। द टॉप लेवल इशूज इंस्ट्रक्शंस टू द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। दिस हैपेंस इन एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। देखो, ऐसा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कम्युनिकेशन क्या है, हर लेवल पे होता है, चाहे वो अपर लेवल हो, आप उससे मिडिल लेवल पे हो या फिर डाउन लेवल पे हो। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो किसी भी कॉलेज में कोई एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर अपने एचओडी के पास जाएगा, एचओडी से कुछ बड़ी बातें होंगी तो वो कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल के पास जाएगा। नहीं, और अगर प्रिंसिपल को प्रोफेसर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने तो क्या करेगा? पहले एचओडी को देगा, फिर एचओडी के थ्रू प्रिंसिपल के पास जाएगा। नहीं, तो ये ऐसे भी होता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वर्कर से मैनेजर से सीईओ, और फिर इंस्ट्रक्शंस कुछ आना होता है। मान लो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वर्कर्स तक पहुंचानी है सीईओ को, तो कैसे पहुंचाएगा? वो एक नोटिस देगा जिसके थ्रू किसके पास पहुंचेगा? मैनेजर के पास, और मैनेजर फिर क्या करेंगे? वर्कर्स को वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। भाई बहुत सही है कि अगर आप सोचो मैं बोले जा रहा हूं, आपको बताया जा रहा हूं, लेकिन आप कमेंट्स में कुछ लिख ही नहीं रहो, आप बता ही नहीं रहो कि मैंने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी? क्या? नहीं नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब आप अपने थॉट को शेयर जरूर कर रहे हो, लेकिन उस शेयरिंग के बिहाफ में आपको कोई फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, ये भी क्या हो गया? आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। तो ये टू वे प्रोसेस हुआ ना, एक मैं और एक आप। ठीक है, क्या कह रहा है सुनिए? कहता है कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू बी इफेक्टिव व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अगर कोई फीडबैक मैकेनिज्म है तो कम्युनिकेशन को क्या समझा जाता है? इफेक्टिव। सही है। अब क्या बोल रहा है? द बेसिक एस्पेक्ट हैज बीन कंसीडर्ड इन कोल एंड चार्न मॉडल एज वेल एज गिवन इन अदर मॉडल्स। देखिए, कोल एंड चार्न एक मॉडल्स है जिसमें आपको डिटेल्स में बताया गया कि कम्युनिकेशन फीडबैक कब इफेक्टिव होता है, कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है? जब फीडबैक दिया जाए। ठीक है, तो उसको हम आगे में डिस्कस करेंगे, हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आगे डाला हुआ है। तो ठीक है, अब चलिए उसके बाद आगे क्या है? बोल रहा है कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद अ कंटेक्स्ट एंड अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट। भाई साहब, जब भी आप कम्युनिकेशन किसी भी संदर्भ में करते हो तो वो कोई ना कोई बात होती है वैसा। ठीक है, किसी ना किसी रिलेशनशिप के साथ करते हो। जैसे क्या कह रहा है? बोथ इन टर्म्स व्हाट यू से, क्या कहते हो आप, हाउ यू से द मैटर, सेम मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड ऑथोरिटेटिवली और पोलाइटली। जैसे एग्जांपल दिया गया है, क्या एग्जांपल दिया है? व्हाइल आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, वन कैसे, एक ग्लास पानी को कितने तरीके से मांगा जा सकता है, ये बताया गया। देखिए, कह रहा है भाई साहब प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा कह रहा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तीसरा कह रहा है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। और क्या बोल रहा है? कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। Each message will have a different effect on the
पर्सन यू आर टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हो। जैसे अगर आप अपने घर में किसी भाई से बोल रहे हो तो भाई पानी ला के देगा, पी लूंगा। मम्मी से माँ पानी ला के दो, नहीं। उसी तरह से अगर मान लो कोई आपके यहाँ सर्वेंट है, उसको बोलोगे भाई एक काम करो एक गिलास पानी लेके आ तो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, कह रहे कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब सिमेट्री का मतलब मैंने लास्ट क्लास बताया था, क्या बताओ बताओ क्या था। अच्छा, सिमेट्री का मतलब था भैया सेम लेवल, नहीं, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब डिफरेंट लेवल, नहीं। हाँ जी, चलिए पढ़ते हैं। कहता है सिमेट्री रेफर्स टू द सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, बोल रहा है टू स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स विल हैव अ गुड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप। अगर दो बच्चे हैं और दोनों मैथ्स के हैं तो उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, नहीं, बिल्कुल। एंड दिस विल टर्म्ड एज ए सिमेट्री, इसको सिमेट्री कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सपोज देयर आर टू स्टूडेंट्स, वन इज गुड इन मैथमेटिक्स बट पुअर इन इंग्लिश एंड द अदर इज गुड इन इंग्लिश बट पुअर इन मैथमेटिक्स, they may have good complementary communication relationship with each other because they can compensate each other weakness। अब भाई एक सब्जेक्ट में कोई बहुत तेज है दूसरे में कमजोर, दूसरा पर्सन है जो दूसरे में बहुत तेज है पहले में कमजोर, तो अगर उनकी बातचीत भी होंगी तो वो मेकअप कर लेगा ना, बोलेगा हाँ भाई तू मुझे ना साइंस पढ़ा दे, वो बोलेगा ठीक है मैं तुझे साइंस पढ़ा दूंगा लेकिन तू मुझे मैथ्स पढ़ा देना। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, एक्सचेंजेस हो रहा है, किस बेसिस पर, सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पर। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, कॉमन लैंग्वेज बिल्कुल होना चाहिए। अब मुझे आ रही है, मान लो मुझे हिंदी आ रही है और किसी को बंगाली आ रही है, समझ में आएगा कुछ? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज सेम नहीं होगी तो वो कुछ और गाली देके निकल जाएगा या कुछ बोल के निकल जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। मैं भी कुछ बोल दूंगा, उसे समझ नहीं आएगा, नहीं। सो क्या बोल रहा है, दिस हेल्प्स developing better understanding between the sender and the receiver of a message, thus the making communication more effective। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका लैंग्वेज भी सेम होना चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी, एक जैसा थॉट्स वाले को ज्यादा अच्छी बातें हो जाती है, नहीं। अगर मेरी सोच आपकी सोच जैसे मिल जा रही है तो फिर क्या होगा, आप एंजॉय करोगे। जैसे क्या बोल रहा है, द रिसीवर मस्ट कॉम्प्रिहेंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ अ मैसेज दैट सेंडर वांट्स हिम हर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो वही मैसेज को कहना चाहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है, नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, 8 नंबर, द मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस, सामने वाले के इंटरेस्ट की बात, नहीं। हाँ, कह रहा है द जिस्ट ऑफ द मैसेज होल्ड्स इंपॉर्टेंस ओनली अंटिल द रिसीवर शोज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। अभी मैं लास्ट क्लास में मैंने एक बार और बताया था कि भाई साहब अगर मैं अभी यूजीसी नेट के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूं तो यूजीसी नेट वाले देखेंगे, लेकिन जैसे मैं क्या इसको ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग वाले भी देखें, हो सकता है, देख सकते हैं सर, लेकिन काम का नहीं रहेगा, तो फिर वो क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं। उसके बाद क्या है, कहता है कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स, जेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है। क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन शुड नॉट नेसेसरली बी वर्बल और रिटन, नोडिंग ऑफ हेड्स, जैसे अभी मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा हूं फिर ऊपर देख रहा हूं, कर रहा है ना, रोलिंग ऑफ आईज, ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिप्स। अब भाई कोई शांत ऐसे बैठ के तो बोल नहीं सकता है, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत जरूरी है। आर सम ऑफ द जेस्चर्स यूज्ड टू कन्वे सर्टेन बेसिक आइडियाज, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कम्युनिकेट करने के टाइम में, नहीं। हाँ जी सर, कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत तरीके हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं, या फिर अगर मान लो मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है, तो मैं मान लो मुझे कहना है चुप रहो, तो मैं कैसे करूंगा, मुझे करना है डांस, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये टाइप्स हो गए, और भी टाइप्स हैं, और भी डिटेल में कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, हमने आगे पूरा का पूरा चैप्टर ही बना रखा है इसके लिए, तो आगे उसको पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज अ कंटेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा हूं, कहता है कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद इन अ कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बेटसन के अनुसार, विदाउट कंटेक्स्ट, बिना किसी संदर्भ, बिना किसी एनवायरनमेंट के, वर्ड्स एंड एक्शन डू नॉट कैरी एन मीनिंग एट ऑल। भाई फालतू में बोलने पे कोई नहीं सुनता है, हम लोग एक कहावत कहते हैं, एक ये है कि बिना फीस का वकील नहीं बनना चाहिए नहीं, बिल्कुल। एट टाइम्स दिस कंटेक्स्ट में नॉट बी ऑब्वियस एंड एट टाइम्स इट मे स्टैंड बोल्डली,
ठीक है, चलिए तो देखिए ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन या नोट जो मैंने लिखा था वो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बता रखा था, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम चलेंगे बेसिकली, अब पहले समझते हैं कि कंटेक्स्ट और डायमेंशन होता क्या है। आइए देखिए क्या बोलता है, डायमेंशन या कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, जैसे अब कंटेक्स्ट का क्या मतलब हो गया भैया, बताइए कंटेक्स्ट क्या होता है। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में आप कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी अभी मैं आपके सामने यूजीसी नेट बात ना करके कुछ किसी और चीज की बात करने लगूं, कैसे हो, क्या हाल चाल है, बढ़िया, हाँ चलो चलो पार्टी पे चलते हैं। आप बोलोगे यार अभी एग्जाम का टाइम ही क्या ये बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। तो ये चीजें कैसे डिपेंड की, एनवायरनमेंट के बेस पर, कि अभी आपका एग्जाम था, अभी आपको जरूरत थी, तो हमें किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहिए था, अभी हमें एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहिए था। जी भैया बिल्कुल सही कर रहे हो। तो यही होता है कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस संदर्भ में बात करना चाहते हो, राइट। हाँ जी, तो इसका टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स हैं, चलिए पहले इसको देखते हैं। आई पहला जो टाइप है वो है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है भाई साहब कि आप किस एम्बियंस में रहते हो, जिस एम्बियंस में रहते हो, जिस एम्बियंस में कम्युनिकेशन हो रहा है, एम्बियंस ऑफ द प्लेस की बात करते हैं हम। जैसे जैसे अगर आप अभी क्लासरूम में हैं, मान लेते हैं, और अभी ये तो ऑनलाइन क्लासरूम हो गया, लेकिन आप ऑफलाइन क्लासरूम में जाते होंगे, तो वहां जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। मार्केट में जब आप रहते हो और वहां जो बातचीत करते हो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कंटेक्स्ट है वो है सोशल कंटेक्स्ट। अब क्या होता है सोशल कंटेक्स्ट? देखो सोशल कंटेक्स्ट मतलब समाज यानी कि रिश्ता, अबाउट रिलेशनशिप। भाई साहब रिलेशनशिप में कैसे समझेंगे, देखिए एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता जो होगा, है ना, और एक फादर एंड डॉटर का जो रिश्ता होगा, दोनों के इंटरेक्शन में, दोनों की बातचीत में बहुत फर्क होगा, नहीं? हाँ जी सर, तो इसी को बोलते हैं सोशल कंटेक्स्ट जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, नहीं? हाँ जी सर। अब आ जाइए आगे क्या है, आगे है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। नहीं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए अगर पास्ट के बेसिस पर अगर आपको किसी भी चीज, है ना, किसी भी चीज का क्लिक कर जाता है माइंड में, तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या पास्ट के बेसिस पर सर कौन सा इंसिडेंस क्लिक कर जाएगा, जैसे आपको याद होगा बचपन में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर से मार खाया होगा, कौन सा, थप्पड़ वाली, हर कोई खाता है, मैंने तो बहुत खाया, तो थप्पड़ वाली मार। अब क्या है, अब सोचो वो टीचर जब आपने पहली बार मार खाया था किसी गलती पे, जब वो टीचर दोबारा, ठीक है, आपके सामने आपको किसी गलती को पकड़ लेगा, देखते हुए पकड़ लेगा, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपको ऐसे देखेगा, और जैसे ही ऐसे देखा आप तुरंत आपके दिमाग में क्या आया कि अब मैं पिटाई खाने वाला हूं, अब तो मैं पिटा नहीं, तो वो क्या है, वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अरे वही बात कि कहते हैं ना चली गई वो, है ना, तो जब किसी और को देखा तो मुझे याद आया अच्छा मेरा भी कटा था, नहीं? तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब साइकोलॉजी मतलब माइंड से रिलेटेड, नहीं? जैसे अब एक सिंपल सा आप समझो, जब कोई, जैसे छोटे बच्चे को आप देखना, जब वो अच्छे मूड में हो, जब वो बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, उसका मूड ठीक रहेगा, तो वो आपको किसी देगा नहीं, बहुत सारा प्यार करेगा आपको, लेकिन जैसे ही उसका अगर मूड खराब है तुरंत रोना शुरू कर देगा वो, है ना, बहुत सारा रोना शुरू कर देगा, आपसे झगड़ा करेगा, आपसे फाइट करेगा, नहीं? तो ये होता है, तो ये क्या है, माइंड का है, माइंड से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है ये, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अब है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है भाई साहब जो टाइम फैक्टर को लेकर होता है, नहीं? टाइम फैक्टर को लेकर मतलब
क्या होता है सर टाइम फैक्टर को लेकर? जैसे देखिए इसमें ये है कि आप किस वक्त में कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हो। अब सोचो एक छोटा सा बात सोचना, जब आप सोचो 5 बजे सुबह 4 बजे सुबह आपके कान के नीचे कोई डीजे वाला बाबू मेरे गाना बजा दो, अगर ये गाना बजा रहा तो इरिटेट हो गए, सर कौन क्या है ये, नहीं तो ये क्यों? क्योंकि ये वक्त सही नहीं था। और यही अगर 11 बजे रात बजा दिया तो अरे वाह क्या डांस करोगे फिर आप, सर अभी डांस कहाँ सर, अभी तो एग्जाम आ रहे हैं, अभी डांस का नाम मत लो सर। चलो ठीक है नहीं लेता, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब था? टाइम फैक्टर को लेकर जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। और आगे फिर क्या है? और है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, है ना। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आइए, तो ये कल्चरल में अलग अलग प्लेस में अलग अलग कल्चर होते हैं और अलग अलग कल्चर में उसके वर्ड्स, उसके सिंबल्स, है ना, डिपेंड करते हैं उसके कल्चरल बैकग्राउंड से। अब जैसे कैसे, जैसे मान लो पंजाबी है तो उसका क्या है, कैसे देख के पहचान लोगे? तो पगड़ी है, नहीं अगर खैर अब तो दाढ़ी हर को लगते हैं, लेकिन अगर मान लो कुर्ता पैजामा पहना हुआ इंसान बोले तो क्या बोलोगे? मुस्लिम है, ठीक है। जैसे कोई औरत लेडी जा रही है और आपने उसे बुर्के में देख लिया, क्या बोलोगे? मुस्लिम है। तो उसकी पहचान कैसे हो रही है? उसके पहनावे से, उसके कल्चरल बैकग्राउंड से, उसके सिंबल्स, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर हो गया। लीजिए जी, ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट खत्म। चलिए आप इसको हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। आइए जी, बिल्कुल आइए, ये देखिए, ठीक है। कहता है कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक प्लेस। बिल्कुल सही बात है। द कंटेक्स्ट हैज अ हायर इंपैक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द मैसेज। बिल्कुल सही। इफ द रिसीवर्स, अगर कोई रिसीवर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई रिसीवर आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ जाए, देन देयर इज अ हाई टेंडेंसी टू इंटरप्रेट द मैसेज एप्रोप्रिएटली। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कम्युनिकेशन का मतलब समझ जाओ, और अगर आप कम्युनिकेशन का मतलब समझ जाओ तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। नहीं, सही बोल रहा हूं जी, बिल्कुल ऐसे। बट इफ ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको कम्युनिकेशन मैं पढ़ा रहा हूं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? देन इट विल लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब आप गलत इंटरप्रेट कर लोगे और जाके क्वेश्चन गलत करके आओगे, है ना, ऑफ द मैसेज। तो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज द कंटेंट। जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझते कैसे हो, ठीक है, और समझाते कैसे हो। आइए, देयर आर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट विच आर गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ, आइए पढ़ते हैं क्या है। पहला है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब होता है? कहता है इट रिलेट्स टू द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। जहां प्लेस मतलब जिस प्लेस पे वो हो रहा है उसको बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन द वे ऑफ इंटरेक्शन डिफर्स। बिल्कुल सही, एकदम 100% है। क्या क्यों क्या बोल रहा है? फॉर एग्जांपल द वे यू इंटरेक्ट इन द मार्केट, जब आप जिस तरह से मार्केट में बात करते हो और आप एक पार्टी में, इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू टॉक टू योर फ्रेंड इन लाइब्रेरी। अब एक लाइब्रेरी में जैसा बात करोगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, और एक मार्केट में या पार्टी में बात करोगे वो वहां बात करने का तरीका, वहां की बातचीत बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। क्या कह रहा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट? देखिए, कहता है आवर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। कहता है इफ समथिंग हैज हैपेंड अर्लियर एज वेल एज और हैपेंस रेगुलरली, अगर कुछ रेगुलरली होता है या पहले हो चुका है, ठीक है, देन वी विल हैव सम परसेप्शन अबाउट द ऑर्डर ऑफ इवेंट एट दिस टाइम। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाता है? बिकम इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन नोइंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीवर्स, है ना। अब देखिए एग्जांपल दिया हुआ, क्या कह रहा है एग्जांपल में? कह रहा है एन एक्सपीरियंस टीचर कैन टेल फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशंस। बिल्कुल सही। एक अच्छा जो बहुत ज्यादा पढ़ाने में टाइम हो चुका है वो फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीजों को समझ सकता है। जैसे अगर एक टीचर है, वो आप स्टूडेंट साथ में बैठे हुए तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ जाएगा कि क्या आप
वो बातें जो वो कह रहा है वो समझ आई या नहीं आई। देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है एन एक्सपीरियंस टीचर कैन टेल फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और शी नीड्स टू एक्सप्लेन इट अगेन। अगर वो आपके सामने है तो वो देख लेगा कि भाई साहब अच्छा समझ गया बच्चा, हाँ चलो ठीक है, नहीं समझा फिर से समझा देगा। कौन कर सकता है? ये एक्सपीरियंस टीचर्स। एंड द स्टूडेंट कैन आल्सो जज फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट इफ टीचर इज लुकिंग एट हिम कंटिन्यूअसली देन ही मस्ट स्टॉप वेयर व्हाटएवर ही इज डूइंग और फोकस ऑन द क्लास। जैसे टीचर बच्चों को देखकर समझ जाता है वैसे स्टूडेंट भी टीचर्स को देखकर समझ जाते हैं कि क्या टीचर वो अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है ना। जी सर बिल्कुल सही। अब आ जाइए, कह रहा है सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है? सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब बेस्ड ऑन दी रिलेशनशिप। कहता है इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, देयर रोल, स्टेटस एंड व्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर क्या दिया हुआ है? द इंटरेक्शन बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, फादर और डॉटर के बीच का जो इंटरेक्शन होगा फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड हिज बॉस इज डिफरेंट, अलग होगा। मतलब यही चीज कि बेटी और बाबूजी यानी कि पापा के बीच का जो इंटरेक्शन है और एम्प्लॉय और उसके बॉस के बीच का इंटरेक्शन है बहुत डिफरेंस हो जाता है नहीं। हाँ जी, तो ये क्या है? ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है। अब आगे बढ़िए। अब क्या है? अब क्या है जी? अब है साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब माइंड से रिलेटेड। कहता है इट रिलेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड फ्रेंडलीनेस बिटवीन द सेंडर एंड द receiver, their moods and emotions. It is for example the way of teacher interacts with the student while praising them for their achievement is different from how she talks at the time of scolding them. देखिए, एक टीचर जब किसी बच्चे को डांट रहा होता है, ठीक है, उस समय उसका वो अलग माइंड में होता है, और लेकिन जब वो अप्रेज कर रहा होता है, जब उसको बोल रहा होता है भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी पढ़ाई की है बेटा, शाबाश, पढ़ते रहो, तो वो अलग टाइम होता है। लेकिन टीचर एक ही होता है, तो सोचो उसके माइंड, यही इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, कि एक पर्सन के दो अलग अलग रूप। सही है। अब आगे आते हैं टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? अभी बताया टाइम फैक्टर को लेकर। तो कहता है कम्युनिकेशन ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय द टाइम एट विच इट टेक्स प्लेस। देयर विल बी चेंजेस इन द कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे. Energy level of a person are different at the different times of the day. This affect the mood and the emotions also. For example, students are more attentive during first class lecture and lecture than the last lecture of the day. अब ऐसा है, दिन में 6 क्लास करना है, तो जो इंटरेस्ट और जिस मोटिवेशन, जिस एनर्जी के साथ आप पहले क्लास में रहोगे, लास्ट क्लास में होते होते सर अब घर जाना है प्लीज, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कॉलेज में। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं टाइम फैक्टर, कि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना है उसके लिए। अब लास्ट में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चर क्या बोल रहा है? कल्चर हैज implications on values, ethics, beliefs, morals, norms, etc. These also affect the communication. Our interpretation of a word, sign or symbol depends upon the cultural background, है ना। As a culture varies from country to country, the interpretation of signs and symbols can also be different at different places. Nahi? So also the norms and the etiquettes of the communication vary from the place to place. For example, in some lectures it is normal for students to address their teacher by their first time, but others it will be considered as offensive. देखिए बहुत सारा बात ऐसे होता है जिसको टीचर्स तो उसे नॉर्मली बोल रहा होता है, लेकिन सामने वाले लोग उसे ऐसे समझते हैं कि भाई भड़क गया टीचर, कैसे कैसे बोल दिया टीचर ने, आज तो बाहर में जाके धून देना है, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, जैसे हरियाणा में लोग बात करते हैं कुछ, तो मतलब ऐसे बोलेंगे जैसे कि कुछ ज्यादा ही चढ़ के बोला गया है, ठीक है ना, ऐसा। हालांकि उनका वो टोन ही होता है, वो प्यार से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनका टोन ही है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास सबसे बेस्ट चीज आने वाला है, ये है शॉर्ट नोट्स। ये आपके लिए, ये आप पढ़िएगा, आपको ये जो ऊपर मैंने 5-6 करा रखा है उसका सारा का सारा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। चलिए सर, ये तो हो गया है ना। अब आते हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन पे। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है समझते हैं पहले। आइए देखिए,
फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए फंक्शन का मतलब होता है काम, काम किसके, कम्युनिकेशन के काम। अब इसके काम क्या क्या हो सकते हैं, है ना, जैसे आप तक हमको कोई बात पहुंचानी है तो वो भी एक काम है, उसमें हेल्प करना, है ना, स्किल कोई सीखना हो, है ना, ट्रेनिंग करना हो, वो गोल्स को अचीव करना हो किसी तरह के, तो उसमें कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारा, है ना, या ऐसे कहें तो कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही सर। अब आगे आइए मैक्रो फंक्शन, ठीक है, कुछ कुछ इसके मैक्रो फंक्शंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको समझते हैं। पहला है इमोटिव फंक्शन। अब देखिए ये क्या है इमोटिव फंक्शन, देखिए ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स। जो भी हमें जरूरत है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ हमें हमारे साथ घटना हो गई सेल्फ के साथ, हम बोलते हैं ओ नो यार शिट करते हैं ना, तो ये क्या है, ये इमोटिव फंक्शन है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, नहीं जी। अब दूसरा क्या है सर, दूसरा है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जब हम किसी को निर्देश दे रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, भाई एक गिलास पानी लाओ जी, नहीं, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव फंक्शन कम्युनिकेशन का। फैटिक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन की शुरुआत करना, जैसे जब हमारा बात कभी किसी, मतलब समझ जाओ आप, चाहे वो की से हो चाहे वो का से हो, ठीक है, उनसे हो रहा होता है, तो हम कैसे करते हैं, हाय हाउ आर यू, वो उधर से हेलो आई एम गुड। तो ये क्या है, हाय हेलो वाली जो शुरुआत है ना, उसको हम कहते हैं फैटिक कम्युनिकेशन। नहीं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सर प्योटिक फंक्शन। प्योटिक फंक्शन क्या होता है, अब प्योटिक फंक्शन का मतलब होता है कुछ अलग ही अंदाज में बोलना, नहीं, जैसे जो पोएट्री जो कवि लोग होते हैं वो अक्सर हर बात को शायरी के फॉर्म में कह जाते हैं या फिर कविता के फॉर्म में कह जाते हैं, नहीं, हाँ, तो वो जो अलग अंदाज में बोलने का होता है उसको बोलते हैं पोएटिक फंक्शंस। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेफरेंशियल फंक्शन। अब देखिए रेफरेंशियल फंक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब रेफरेंस देना, नहीं, वर्ड्स पे जाइए, रेफरेंस करना, तो मैसेज कन्वे करने के लिए जो फंक्शंस यूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन। और मेटा लिंग्विस्टिक, अब देखिए इस वर्ड को समझिएगा, जहां भी आपके साथ मेटा वर्ड जुड़ जाए, जैसे मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हम लोग कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं और कम्युनिकेशन पढ़ भी रहे हैं, तो टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। तो बियॉन्ड जब कोई वर्ड के आगे लग जाए उसको बोलते हैं मेटा, मेटा वहीं लगेगा, तो मेटा लिंग्विस्टिक मतलब कम्युनिकेशन अबाउट लैंग्वेज, है ना, इसको बोलते हैं मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। कंटेक्चुअल, अभी इसके बारे में तो पूरे का पूरा बात किया मैंने। कंटेक्चुअल का मतलब भाई किसी संदर्भ में बोलना, है ना, जैसे लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, लेट्स रन अवे, नहीं, तो ऐसे जो उसको बोलते हैं किसी संदर्भ में बात करना। अब ये जो चार फंक्शन इसके आगे आने वाले हैं, यहां से सवाल बहुत आते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसका अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है। जैसे डिनोटेशन का क्या मतलब है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिनोटेशन, एक होता है कॉनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, मतलब एक छोटा वर्ड, बहुत सारा वर्ड का एक छोटा वर्ड, उसको बोलते हैं डिक्शनरी मीनिंग। इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव मीनिंग, और इसी का एक और नाम है जिससे हम कहते हैं लिटरल मीनिंग, ठीक है। तो डिनोटेशन क्या क्या मतलब हुआ, डिनोटेशन मतलब वो मीनिंग सर जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है, डिक्शनरी मीनिंग। और कॉनोटेशन मतलब सब्जेक्टिव, एकदम पूरा राम कहानी बोलने लग जाना, उसको कहते हैं कॉनोटेशन। जैसे इमोशंस और फीलिंग के साथ बात करना, नहीं, सब्जेक्टिव या फिगरेटिव भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये हो गया सर। अब क्या है, अब दो वर्ड और आते हैं जो इसके फंक्शंस होते हैं, एक होता है सिमाइल, एक होता है सिमाइल, दूसरा होता है मेटाफोर। सिमाइल कहते हैं कंपैरिजन करना दो अलग अलग डिसिमिलर चीज में। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पीछे पर्दा जो है वो आपके दीवार के कलर जैसा है, मेरे पीछे जो पर्दा है वो आपके दीवार के कलर जैसा है, ठीक है, तो क्या मैंने जैसा मतलब कंपैरिजन किया, ठीक है, दो अलग अलग चीज को। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरी घड़ी ही तुम्हारी घड़ी है, मतलब डायरेक्टली बोल रहा हूं कि मेरा घड़ी जो है वो तुम्हारा ही है, तो ये इसको बोलते हैं मेटाफोर, है ना, मेटाफोर, सॉरी। तो सिमाइल में क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग। जैसे मैंने यहां लिखा है राम इज लाइक अ गॉड, राम क्या है, भगवान जैसे हैं, राम भगवान जैसे हैं, ये क्या है, सिमाइल। लेकिन राम भगवान हैं वो क्या हो जाएगा,
मेटाफोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं नो कंपैरिजन, डायरेक्टली सीज। ठीक है, तो लीजिए जी, ये हो गया फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब आइए इसके बुकिश लैंग्वेज में चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है, कहता है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए कह रहा कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही है, कहता है इट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया कि ये सारी चीजों की जरूरत है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द गोल एंड टारगेट सो दैट दे कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। ठीक है जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। कहता है इट इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग व्हिच हेल्प्स इन फुलफिलिंग टारगेट एंड एम्स। अब देखिए प्लान करने में कम्युनिकेशन का हेल्प है। हम सोचते हैं तो फिर उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो टारगेट अचीव हो जाता है, नहीं? हाँ जी। तो रिस्पॉन्स, उसके बाद क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स व्हिच इज अ वाइटल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस शो वेदर द कन्वेड मैसेज इज अंडरस्टूड प्रॉपर्ली और नॉट। अब देखिए रिस्पॉन्स क्या है, इसको फीडबैक बोल सकते हैं। जहां पे हम कुछ बोल रहे होते हैं, सामने वाला समझा कि नहीं समझा, इसी को तो बोलते हैं रिस्पॉन्स। जब वो हमें कुछ बताता है, फाइनली अपना आंसर देता है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी इसका भी क्या है, काम है। कहता है फीडबैक सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ मैसेज। बिल्कुल। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग इट इफेक्टिव। ये भी बताता है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको मेरे कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहे तो मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये बात भी कौन कहता है, कम्युनिकेशन का फंक्शन है। कहता है इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाने का ये काम है ना, अबाउट सराउंडिंग्स, न्यू आइडियाज कुछ है ना, और टेक्निक्स का। कहता है इट इज इंपेरेटिव वे ऑफ शेपिंग ओपिनियंस, व्यूज, वैल्यूज एंड बिलीव्स। ठीक है, कहता है इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए भी हो सकता है। अच्छा, कहता है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब आगे दो चार और हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं चलता हूं। कहता है ड्यूरिंग रिसेंट टाइम द कम्युनिकेशन है ना, communication by mass media and through the social media is underlying force for changes taking place in society. People communicate to learn what they need and want to cope with their physical and social reality. The successful people are usually effective communicators. जो भी एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना आता है, बातचीत अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से करना आता है। कहता है द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन आर डिस्कस्ड एज फॉलो। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव की बात करिए इसने, क्या क्या है, कहता है इंफॉर्मेशन टू कीप वनसेल्फ अपडेटेड एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ये भी होना चाहिए। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स, ये भी कर सकते हैं आप। मोटिवेशन एंड मोरल आप भी कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। कल्चरल प्रमोशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नहीं, कहता है कम्युनिकेशन स्किल्स आर 4 टाइप्स सच एज लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। सही बात है भाई, लिसनिंग क्या कहता है, एक गुड स्किल है। देखिए जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं, आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे, इसलिए कहा जाता है अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। ठीक है ना। अब आगे चलिए, कहता है इट इज सेड दैट वन हैज टू लर्न हाउ टू लिसन सो दैट अदर्स विल टॉक, है ना। लिसनिंग इज अ होल रेंज ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ये कुछ मैक्रो फंक्शंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। कह रहा है एज पर चेंजिंग एग्जाम पैटर्न जैसे चेंज हो रहा है इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट देयर इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, कुछ टेक्निकल वर्ड्स एग्जाम में आते हैं। thus we need to discuss more functions and the macro functions of the communication are listed below, नीचे दिए गए हैं। क्या क्या है, पहला है इमोटिव फंक्शंस। अब क्या बोलता है, टू कम्युनिकेट द इनर स्टेट ऑफ माइंड, है ना, एंड इमोशंस। फॉर एग्जांपल जैसे ओह माय गॉड, ओह नो, ओह शिट, ये सब वर्ड क्या है, इमोटिव फंक्शंस है। डायरेक्टिव फंक्शंस क्या मतलब है, दिस फंक्शन सीक्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, है ना, अदर्स के बिहेवियर को फिक्स करता है। जैसे बोलता है, जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, अरे भाई साहब एक गिलास पानी लेके आओ, तो क्या मतलब मैंने भी किया, उसको निर्देश दिया, तो ये क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन है। पेटिक फंक्शन, जैसे मैंने बात भी किया, हाय हेलो करना, शुरुआत वाली दौर है, प्यार मोहब्बत, है ना। दिस इज टू ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मिस्टर और चेकिंग दैट इट इज वर्किंग। फॉर एग्जांपल हेलो, इज इट राम, कैन यू हियर मी, मिस गिद्धर, है ना। तो इस तरह की कम्युनिकेशन जिससे शुरू होता है, जैसे अभी मैं जैसे आते के साथ मैं करता हूं हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका, तो ये मैं बोलता हूं क्यों, ताकि आप फिटिंग शुरुआत करने के लिए, नहीं
तो वो दिस फंक्शन एस्टेब्लिशेस नॉलेज और रीइंफोर्स सोशल रिलेशन, वो अब क्या करते हैं, सोशल रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उसके बाद है पियोटिक फंक्शंस। पियोटिक फंक्शंस मैंने बोला कुछ अलग अंदाज में बोलना नहीं, कहता है दिस रिफर्स टू द एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड फोकसेस ऑन द मैसेज फॉर इट्स ऑन सेक। ठीक है, जैसे देखिए द पियोटिक फंक्शन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड व्हेन वन सेज अशोका द ग्रेट। कोई अशोका द ग्रेट कह रहा है और दूसरा कह रहा है द ग्रेट अशोका, दोनों में कोई मतलब बहुत फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों के कहने का अंदाज अलग है, नहीं तो इसको बोलते हैं पियोटिक फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन रेफरेंस को लेकर दिया गया है। मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन क्या बोलता है, ये पढ़ते हैं। दिस फंक्शन फोकसेस अटेंशन ऑन द कोड ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ, है ना। When the language used to speak about language, जब लैंग्वेज में हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेटालिंग्विस्टिक। जैसे मैंने बताया था कम्युनिकेशन पढ़ा मैं रहा हूं और कम्युनिकेशन ही कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटा कम्युनिकेशन। तो उसी तरह से बियॉन्ड वाली चीजें कि ये कर रहा हूं इसके बियॉन्ड क्या कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं मेटा, वहां वर्ड लग जाता है मेटा। For example, in a grammar or a dictionary, the metalingual function has been employed. Metalinguistic activity may be unconscious. For example, the use of both will and shall is the correct in the modern uses. कि भाई साहब अभी के एज में विल लगाओ शैल लगाओ फर्क नहीं पड़ता, आप समझ जा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए कंटेक्सुअल फंक्शन कि आप किस संदर्भ में बात करो, इसके लिए इसको तो पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस किया मैंने, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी 4 और फंक्शन है। क्या, पहला है डिनोटेशन। अब देखो डिनोटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, लिटरल मीनिंग, है ना, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, डिक्शनरी डेफिनेशन, है ना। पढ़िए, कहता है द डिनोटेशन रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड और डिक्शनरी मीनिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक अप द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी यू विल डिस्कवर दैट one of the its denotative meanings of any numerous, scaly, legless, है ना। इसका डिक्शनरी मिल जाएगा, स्नेक का मतलब क्या मिल जाएगा, स्केली मिल जाएगा, लेगलेस मिल जाएगा, sometimes venomous reptiles मिल जाएगा, having a long tapering cylindrical body, है ना, and found in the most tropical and the temperature regions। मतलब बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, एक सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिनोटेशन। लेकिन कॉनोटेशन में क्या होता है, कॉनोटेशन की जब बात हो जाती है, ऑन द अदर हैंड refers to the association that are connected to a certain word or the emotional suggestions related to the word। उस वर्ड के पीछे का रिलेशन, इमोशन समझ में आता है। जैसे आप देखे होंगे रेड बटन जब जलता है तो आप लोग क्या करते हो, हम लोग रुक जाते हैं ट्रैफिक में। कैसे समझ में आता है सर ये डिफाइंड है। तो ये जो इसी को बोलते हैं कॉन्टेशन, मतलब आपको सिर्फ उसके इशारे से पता चल गया कि हमें क्या करना है, रुक जाना है। तो कॉन्टेशन क्या बोला, ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द एसोसिएशन दैट आर कनेक्टेड टू अ सर्टेन वर्ड ऑन द इमोशनल रिलेशंस related to that word, and the connotative meanings of the word exist together with the denotative meanings, and the connotations for the word snake could include evil or danger। अगर आप सांप की बात कर लें तो कॉनोटेशन का क्या मतलब समझ में सांप का क्या मतलब कॉनोटेशन समझ में आ जाएगा कि भाई सांप जो है बहुत खतरनाक होता है, डेंजर होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, सिमाइल और मेटाफोर। सिमाइल और मेटाफोर क्या होता है जी, ठीक है, सिमाइल और मेटाफोर, सिमाइल का मतलब होता है कंपैरिजन, है ना, बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग, जो दो अलग अलग चीजें उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। जैसे बंदर दिखता है किसकी तरह, अंगूर की तरह, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, और बंदर अंगूर है, ये क्या है, मेटाफोर है। तो याद रखिएगा सिमाइल में हम कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग चीजों का, और मेटाफोर जो होता है वो नो कंपैरिजन होता है, वो डायरेक्टली कहने वाली बात होती है। लीजिए जी, आज खत्म हो गया ये जो आपका सेकंड वीडियो, ये जिसमें आपने पढ़ा फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मैंने शॉर्ट नोट्स दे रखा है आपके बेनिफिट के लिए, आप इसको पढ़िएगा, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।